Hello students, once again I welcome you all in my YouTube channel. Now I will discuss in this lecture about the heat flow, temperature rise and rating of machines. यानी कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन में हमें हीट फ्लो के बारे में हमें कंसिडरेशन करना है, उस समय टेम्परेचर राइज और रेटिंग ऑफ मशीन को भी हमें यहाँ पर कंसीडर करके चलना है। उसके आगे फिर हमें जो है वो यहाँ पर आगे की चीज़ों को हम डिज़ाइन करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो थर्मल कंसिडरेशन इंसुलेशन सिस्टम है उसके बारे में सबसे पहले जो बात करेंगे हम कि हमारे इंसुलेशन सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, उनकी क्लास क्या होती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इंसुलेशन सिस्टम के क्लास के बारे में बात करूँ तो इंसुलेशन सिस्टम जो है वो पहले के समय में जो है वो इसको जो है वो 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, जिसमें कि 7 कैटेगरीज में बाय ए ई बी एफ एच सी ये सारी क्लासेस थी। यहाँ पर जो है वो अब चीज़ें वो चेंज हो गई हैं। यानी कि प्रेजेंट केस में अब केवल 6 क्लासेस ऑफ इंसुलेशन रह गई हैं। यानी कि बाय क्लास को जो है वो इन्हीं सब में शामिल कर लिया गया है। यानी कि केवल अब 6 क्लासेस हैं, ए ई बी एफ एच सी। इन सब को जो है वो क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो इनके टेम्परेचर मैक्सिमम कितना टेम्परेचर ये विदस्टैंड कर सकते हैं उसके अनुसार किया गया है। यानी कि जो यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर जो माना गया है वो क्लास ए इंसुलेशन के लिए है वो 105 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। उसके बाद 120 डिग्री सेल्सियस के लिए क्लास ई, 130 डिग्री सेल्सियस के लिए 130 डिग्री सेल्सियस क्लास बी के लिए है, 155 डिग्री सेल्सियस क्लास एफ के लिए है, 180 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्लास एच के लिए है और 180 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के लिए जो है वो क्लास सी इंसुलेशन का यूज करते हैं। यानी कि जो मशीन जितना टेम्परेचर जितना जिसका ज़्यादा होगा तो वो उस तरह का उस क्लास का इंसुलेशन हम यूज करेंगे। तो इंसुलेशन सिस्टम को जो है वो प्रेजेंट केस में इन 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उसके अकॉर्डिंग इनके जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि क्लास ए में मटेरियल ऑफ क्लास वाई वो सारे आ जाते हैं, यानी कॉटन, सिल्क, पेपर ये सब आ जाते हैं। उसके अलावा सेलुलोज, ईस्टर्स, इंसुलेटिंग ऑयल्स, ये सब लेमिनेटेड बोर्ड, वार्निश पेपर एटसेट्रा, ये सब इसमें क्लास ए इंसुलेशन में आते हैं। यहाँ पर इनकी जो कैटेगरी है वो 105 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को विदस्टैंड करने की है। उसके बाद जो है वो सिंथेटिक रेजिन्स, एनेमल्स, विनाइल एसीटेट ये सभी जो हैं जितने भी वो सभी क्लास ई इंसुलेशन की कैटेगरी में आते हैं। क्लास बी में माइका, ग्लास फाइबर, एस्बेस्टस एटसेट्रा ये सभी आते हैं। इसके बाद क्लास एफ में जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जो मटेरियल्स हैं वो क्लास बी विद मोर थर्मल रेजिस्टेंस बॉन्डिंग मटेरियल्स होते हैं इसके अंदर। ग्लास फाइबर एंड एस्बेस्टस जो है वो क्लास एच में आते हैं। माइका, सिरेमिक्स, ग्लास क्वार्ट्ज एंड एस्बेस्टस विद बाइंडर्स ये सभी जो है वो रेजिन्स एटसेट्रा ये जितने भी हैं वो सभी जो है वो 180 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है और ये सी क्लास में आते हैं। यानी कि द मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर ऑफ द इंसुलेशन कैन रीच, मतलब जो मैक्सिमम टेम्परेचर इंसुलेशन जिसको लेके पर पहुंचता है ड्यूरिंग ऑपरेशन, तो वो है क्या, इट इज़ द सम ऑफ स्टैंडर्डाइज एम्बिएंट टेम्परेचर। तो आपको पता है एम्बिएंट टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस को मान लिया। तो इसके अलावा परमिसिबल टेम्परेचर राइज कितना है और दूसरे अलाउंसेस टॉलरेंस फॉर हॉट स्पॉट इन बाइंडिंग, यानी कि जो टेम्परेचर को हम अलाउ किया हुआ है, अलाउंस ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस फॉर हॉट स्पॉट इन बाइंडिंग, वो कितना टेम्परेचर है। तो अगर मैं इसके लिए कोई एग्जांपल से आपको समझाऊं तो इसमें यह है कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्लास बी इंसुलेशन जो होता है वो आपको भी बताया था मैंने कि वो अलाउेबल जो है वो रेंज है 180 डिग्री। तो यहाँ पर एम्बिएंट टेम्परेचर भी जो है उसको ऐड कर लिया जाएगा, प्लस हॉट स्पॉट टॉलरेंस जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस लेते हुए जो है वो टोटल जो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर क्लास इंसुलेशन का होगा वो कितना हो जाएगा 130 डिग्री सेल्सियस। तो इससे पहले जो आपको यहाँ पर दिखाया है क्लास बी इंसुलेशन के लिए, इससे से जो है 130 डिग्री से क्लास मैक्सिमम टेम्परेचर इसका इससे से यहाँ पर आता है। तो इंसुलेशन जो होता है, इंसुलेशन इज़ द वीकेस्ट एलिमेंट। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था इंसुलेशन जो है वो वीकेस्ट एलिमेंट है किसके प्रति, लेकिन है किसके प्रति वीकेस्ट, अगेंस्ट हीट, एंड ये क्रिटिकल फैक्टर इन डिसाइडिंग द लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। और यही वो फैक्टर है जो मशीन की लाइफ को बताता है कि इस मशीन की लाइफ कितनी होगी। जितना ज़्यादा हमारा इंसुलेशन अच्छा होगा उतनी ही मशीन की लाइफ जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि द मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ इंसुलेशन आर फॉर ए हेल्दी लाइफ टाइम ऑफ 20,000 आवर्स। यानी कि जो मैक्सिमम
ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो हम लेकर के चलते हैं डिज़ाइन के कंसीडरेशन के लिए 20,000 घंटे। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में द हाईएस्ट टेम्परेचर परमिटेड फॉर द मशीन पार्ट्स इज यूजली 2000 डिग्री सेल्सियस एट द मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पर जो हाईएस्ट टेम्परेचर जो कोई पर्टिकुलर टाइम पर अगर कोई आता भी है तो हाईएस्ट टेम्परेचर जो परमिट किया जाता है मशीन पार्ट के लिए वो लगभग जो है वो 2000 डिग्री सेल्सियस एज ए मैक्सिमम आता है। तो एक्सीडिंग द मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर विल अफेक्ट द लाइफ ऑफ द इंसुलेशन, यानी कि जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है वो जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा वो उसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की लाइफ पर सीधे सीधे इफेक्ट करेगा। तो एज ए रूल थंब, जैसे अगर हम रूल ऑफ थंब माने द लाइफ टाइम ऑफ द वाइंडिंग इंसुलेशन विल बी रिड्यूस्ड बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, यानी कि रिड्यूस बाय हाफ, यानी कि जो लाइफ टाइम है वो हाफ रिड्यूस हो जाता है एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये रही कि इंसुलेशन वास्तव में अगर अच्छा नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, मोटर की लाइफ जो है वो डायरेक्ट अफेक्ट होगी। इट इज़ द वीकेस्ट एलिमेंट अगेंस्ट हीट एंड इज ए क्रिटिकल फैक्टर इन डिसाइडिंग द लाइफ ऑफ ए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो ये बात हुई इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन की, जो इंसुलेशन हम इसमें यहाँ यूज करते हैं। तो अब इंसुलेशन ही जब सभी उसके लिए पूरी तरह उत्तरदायित्व है मशीन की लाइफ के लिए, तो इसका मतलब हमें इंसुलेशन को प्रॉपर टेम्परेचर में ही रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो भी हीट वहाँ पर डेवलप होगी तो उसको हमें रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए अब हम हीट पर आ जाते हैं कि हीट फ्लो, यानी कि द हीट इज रिमूव्ड बाय कन्वेक्शन। जो टेक्निक अपने आप में जो होती हैं, जो आप जानते हो जिसके बारे में, कि कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन, तीनों टेक्निक, यानी कि कन्वेक्शन में यूजुअली कन्वेक्शन थ्रू एयर होता है, लिक्विड और स्टीम इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, यानी कि यूजुअली द कन्वेक्शन थ्रू एयर, लिक्विड और स्टीम इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। फोर्स्ड कन्वेक्शन इज द मोस्ट एफिशिएंट कूलिंग मेथड, यानी कि फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या हुआ, दिस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट कूलिंग मेथड इफ़ वी डू नॉट टेक डायरेक्ट वाटर कूलिंग इनटू अकाउंट, यानी कि हम अंदर की जो हीट है उसको बाहर हम फोर्सफुली निकाल रहे हैं तो वो कहला रहा है हमारा फोर्स कन्वेक्शन। तो द कूलिंग डिजाइन फॉर फोर्स कन्वेक्टिंग कूलिंग, यानी कि द कूलिंग डिजाइन फॉर फोर्स कन्वेक्टिंग कूलिंग इज ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा है यहाँ से कि डिजाइनर हैज़ टू इंश्योर दैट ए लार्ज इनफ अमाउंट ऑफ कूलेंट फ्लोज थ्रू द मशीन, यानी कि मशीन के अंदर जो है वो लार्ज अमाउंट में कूलेंट फ्लो करना चाहिए। दिस मीन्स दैट द कूलिंग चैनल्स हैव टू बी लार्ज इनफ, यानी कि कूलिंग चैनल जो होते हैं वो लार्ज इनफ होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो ट्रांसफार्मर के अंदर कि ट्रांसफार्मर का साइज वास्तव में, ये देखो आप कि वास्तव में ये इतना बड़ा है, लेकिन क्या इतना बड़ा साइज में सभी चीज़ें हैं शामिल है? नहीं, ये जो आपको यहाँ देख रहे हो ये कूलिंग फिन्स कहलाती हैं, यानी कि ये केवल उसके लिए हैं कि ये जितना एरिया ट्रांसफार्मर का जितना बड़ा होगा और एयर के संपर्क में होगा तो इसका मतलब अंदर की हीट जो है वो आसानी से जल्दी डिसिपेट हो जाएगी, इसीलिए इस ट्रांसफार्मर का साइज़ बड़ा है। लेकिन वास्तव में जो इसके अंदर जो कोर है, कॉइल है, वो केवल इस पार्ट के अंदर है और इस पार्ट के अंदर जो है वो ट्रांसफार्मर ऑयल भरा हुआ है जो कि गर्म होता है, उसके बाद फिर इधर ट्रैवल करके अपनी हीट को डिसिपेट कर देता है। कंडक्शन, जो दूसरा जो प्रोसेस है कंडक्शन, यानी कि द हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, यानी कि एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल जो अपनी हीट ट्रांसफ़र करता है, इस तरह से वो आगे प्रोसेस बढ़ता चला जाता है और जो है वो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है, यानी कि इन विच मॉलिक्यूल्स एट ए हायर एनर्जी लेवल एट ए हायर टेम्परेचर रिलीजियस एनर्जी फॉर एडिसेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक जो मॉलिक्यूल जिसको हायर एनर्जी लेवल में है, दूसरा जो लोअर एनर्जी लेवल पर है उसको अपनी हीट ट्रांसफ़र कर देता है कंडक्शन में। हीट ट्रांसफर ऑफ दिस काइंड इज पॉसिबल बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज, यानी कि इस तरह का जो कंडक्शन जो प्रोसेस है वो तीनों में ही हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। प्योर मेटल्स आर द बेस्ट हीट कंडक्टर्स, जो मेटल्स हैं वो बेस्ट हीट कंडक्टर्स हैं, जिसमें कि हम फोरियर लॉ को यूज करते हैं। फोरियर लॉ ये कहता है कि द हीट फ्लो ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, यानी कि फाई इक्वल टू लैम्डा है डेल्टा टी, यानी कि फाई क्या है, फाई इज़ द हीट फ्लो रेट, लैम्डा क्या है, लैम्डा इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी, एस इज़ द हीट ट्रांसफर एरिया एंड इज़ द टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो इस इक्वेशन से जो है वो हीट फ्लो रेट हम निकाल सकते हैं। अब टेम्परेचर राइज की अगर मैं बात करता हूँ तो टेम्परेचर राइज ऑफ मशीन डिपेंड्स ऑन द पावर लॉस पर कूलिंग एरिया, यानी कि टेम्परेचर राइज
किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि पावर लॉस कितना हो रहा है कूलिंग एरिया से, यानी कि इन इलेक्ट्रिकल मशीन द डिजाइन ऑफ हीट ट्रांसफर इज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिजाइन ऑफ द मशीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि यहाँ लिखा हुआ है द डिजाइन ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जहाँ पर जितना हमारा महत्व रखता है उतना ही महत्व जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिज़ाइन भी रखती है। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहें, जितनी डिज़ाइन महत्व रखती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिज़ाइन, उतना ही हीट ट्रांसफ़र को भी हमें कंसीडर करना होगा, उसे उतना ही वेटेज देना होगा। बिकॉज द टेम्परेचर राइज ऑफ द मशीन इवेंचुअली डिटरमाइन द मैक्सिमम आउटपुट पावर विद विच द मशीन इज अलाउड टू बी कॉन्स्टेंटली लोडेड। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, यानी कि हम कह सकते हैं एक्यूरेट मैनेजमेंट ऑफ हीट एंड फ्लूइड ट्रांसफ़र is in an electrical machine is a more difficult and complicated issue than the conventional electromagnetic design of an electrical machine। तो हमें इसमें सिंपल सी बात यही ध्यान में देखनी है कि हीट ट्रांसफ़र को भी हमें इक्वल महत्व देना है डिज़ाइन के लिए। द प्रॉब्लम ऑफ टेम्परेचर राइज जो होती है वो दो तरह से है, यानी कि फर्स्ट जो है वो इन मोस्ट मोटर्स एडुकेट हीट रिमूवल इज इंश्योर्ड बाय कन्वेक्शन इन एयर, कंडक्शन थ्रू द फास्टनिंग सरफेसेज ऑफ द मशीन एंड एडिशन टू एम्बियंट। यानी कि तीनों ही चीज़ें आ गई, यानी कि हमें हीट डिस्ट्रीब्यूशन लेना है तो तीनों ही मेथड्स को हम यहाँ पर उसको तीनों मेथड से ही इसको हम कर सकते हैं। यानी कि इन मशीन विद ए हाई पावर डेंसिटी डायरेक्ट कूलिंग मेथड्स कैन ऑल्सो बी अप्लाइड। यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर डेंसिटी है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म होते मतलब हीट ज़्यादा होती है, हीट डेवलप ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर डायरेक्ट कूलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि हम बाइंडिंग को इस तरह से बनाते हैं, यानी कि बाइंडिंग को हॉलो बाइंडिंग यूज करते हैं और उसके अंदर जो है वो कूलेंट को फ्लो करा देते हैं। तो इस पॉइंट में आप ध्यान से देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि समटाइम्स इवन द बाइंडिंग ऑफ द मशीन इज मेड ऑफ कॉपर पाइप, यानी कि कॉपर सॉलिड उसकी नहीं बनी हुई है, किसकी बनी हुई है बाइंडिंग, पाइप की बनी हुई है, थ्रू विच द कूलेंट फ्लोज ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ द मशीन। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मैं छोटी सी मशीन की बात नहीं करता हूँ, मैं उसकी बात करता हूँ, अगर मान लो कि अगर आप किसी पावर जनरेटिंग स्टेशन की बात करते हो तो वहाँ पर जनरेटर जो होते हैं वो हर समय इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो हर समय वहाँ पर जो उनको हर समय ऑपरेशन में रहना होता है। हर समय जब ऑपरेशन में होंगे तो हर समय वहाँ पर हीट डेवलप होगी और उस हीट को रिमूव भी करना ही होता है। तो इसके लिए हम जो है वो एफिशिएंट कूलिंग मेथड यानी कि फोर्स्ड कूलिंग मेथड भी लगा सकते हैं। तो द हीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन कैन बी एनालाइज एडिक्वेटली विद ए फेयरली सिंपल इक्वेशन फॉर हीट एंड फ्लूइड ट्रांसफर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन थर्मल डिजाइन इज द हीट टॉलरेंस ऑफ द इंसुलेशन। सेकेंड जो है वो क्या है, इसमें कह रहे हैं कि इन एडिशन टू द क्वेश्चन ऑफ हीट रिमूवल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन आल्सो हैज़ टू बी कंसीडर्ड। यानी कि एक तो बात की आपने कि हीट रिमूव कर दी, लेकिन साथ के साथ में उसको हमें डिसिपेट भी करना है, उस पर भी हमें ध्यान देना है। यानी कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट इन मशीन कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द मशीन एंड द हीट रिमूवल पावर एंड आर एग्जैक्टली नोन। यानी कि ये तभी हम कर सकते हैं जब हमें ये सारी चीज़ों के बारे में पता हो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन में हीट रिमूवल और पावर, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि इन ट्रांजिएंट द हीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कम्प्लीटली डिफरेंटली देन इन स्टेशनरी स्टेट। यानी कि यहाँ पर ट्रांजिएंट्स के क्या मतलब है, यानी कि कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो स्टेशनरी स्टेट में रहती हैं और कुछ होती हैं जो ट्रांजिएंट में होती हैं। ट्रांजिएंट का मतलब यानी कि वो डायनामिक होती हैं, जैसे कि हमारी कोई मोटर हुई, और अगर हमारा स्टेशनरी मशीन की बात करें तो जैसा कि हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। तो इसके केस में अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर के केस में आप देख रहे होंगे कि ये इसका जो एरिया बनाया हुआ है, यानी कि ये जो कौन सा पार्ट है, यानी कि ये हीट यहाँ से रिमूव हो रही है, और इसके बाद में यहाँ से रिमूव करने वाली चीज़ क्या है, ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो यहाँ पर ये कूलिंग फिन्स के माध्यम से इसको पूरे एरिया को प्रोवाइड कर दे रहा है, जिससे कि यहाँ पर जो है वो उसको डिसिपेशन भी हो रहा है। यानी कि दोनों ही फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो है वो मशीन को डिज़ाइन करने के लिए एक मुख्य चीज़ होती है, वो रेटिंग ऑफ मशीन कहलाती है। यानी कि रेटिंग ऑफ मशीन इज़ द पावर आउटपुट। रेटिंग ऑफ मशीन क्या है कि हमारी मशीन का पावर आउटपुट कितना होगा। ऑपरेटिंग पावर लिमिट यानी कि बेस्ड अपॉन सर्टेन डेफिनेट कंडीशंस असाइन टू इट बाय द मैन्युफैक्चरर। तो द रेटिंग ऑफ मशीन रेफर टू द होल
of the numerical values of electrical mechanical quantities with their duration and sequence assigned to the machines by the manufacturer and stated on the rating plate. The machine कंप्लाइंग विद दी स्पेसिफाइड कंडीशन, यानी कि जो रेटिंग प्लेट जो ऊपर लगी होती है किसी भी मशीन के ऊपर, वो उसके स्पेसिफिकेशन होते हैं और वो बताते हैं कि इसकी स्पेसिफाइड कंडीशंस क्या होंगी। तो जैसे कि आपको मशीन दिखाई दे रही है, इसके ऊपर एक प्लेट लगी हुई है, तो यहाँ पर क्या है कि उसकी रेटिंग के बारे में स्टैंडर्ड जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर सारे पैरामीटर यहाँ पर दे रखे होते हैं कि ये टेम्परेचर कितना मैक्सिमम इसमें जा सकता है, वोल्टेज ये कितना बियर कर सकती है, किसी इसमें मैक्सिमम करंट जा सकती है, कितना ये पावर आउटपुट देगी, ये सारी बातें जो रेटिंग मशीन के ऊपर लिखी होती हैं। तो जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं नंबर 1 आउटपुट, यानी कि जो किलोवाट में होता है जनरेटर्स में, और मोटर्स में हॉर्स पावर में होता है। और अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो वो किस में हो जाता है, केवीए में रहता है। यहाँ वोल्टेज जो है वो वोल्ट्स में है, स्पीड आरपीएम में, रेटिंग जो है वो कंटिन्यूस और शॉर्ट टाइम ये लिखी रहती है। टेम्परेचर राइज जो है वो डिग्री सेल्सियस में दिया रहता है। फॉर एन एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस के लिए, जिसके बेसिस पर जो है वो हमारा इंसुलेशन जो है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। कूलिंग जो है वो किस टाइप की कूलिंग है, नेचुरल कूलिंग में है मशीन या फिर फोर्स्ड कूलिंग है। नेचुरल कूलिंग कौन सी कहलाती है, यानी कि मशीन में टेम्परेचर राइज हो रहा है, हमें एक्स्ट्रा कोई मीन्स नहीं लगाना है, डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आकर के अपने आप ही उसकी हीट रिमूव साथ के साथ होती रहेगी। लेकिन जहाँ पर टेम्परेचर डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर जो है वो हमें फोर्स मेथड लगाने होते हैं, तो उस पर लिखा रहता है फोर्स कूलिंग। इसका मतलब जो है वो हम फोर्सफुली किसी लिक्विड को उसके अंदर भेजते हैं और एक उसके साथ उसके काम के लिए कोई एक्स्ट्रा अरेंजमेंट भी मोटर वगैरह का लगा रहता है। यानी कि यहाँ पर अगर 7 की बात करें, टाइप मशीन का टाइप क्या है, जनरेटर और मोटर सेपरेटली एक्साइटेड है, सेल्फ एक्साइटेड है, शंट है, सीरीज़ है, कंपाउंड है, किस तरह की मोटर है, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी होती हैं। विदाउट और विद इंटरपोल्स है, विदाउट कंपनसेटिंग बाइंडिंग, यानी कि किस टाइप की मोटर है वो सारी बातें जो है वो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन की जो प्लेट लगी रहती है उस पर सारी चीज़ें वो इंक्लूड कर दी जाती हैं। इसके अलावा वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बताया जाता है, ऊपर ही लिखा रहता है। रेंज एंड मेथड क्या है, स्पीड कंट्रोल इन केस ऑफ मोटर अगर है तो रेंज एंड मेथड ऑफ कंट्रोल लिखा होगा। एफिशिएंसी भी है एक पैरामीटर, इसकी एफिशिएंसी लिख रहती है, इसकी ये कितनी एफिशिएंट मोटर है। टाइप ऑफ इनक्लोजर बेस्ड ऑन द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, टोटली इनक्लोज, स्क्रीन प्रोटेक्टेड, सेक्टर, साइज ऑफ द मशीन, यानी कि साइज ऑफ मशीन के बारे में भी उस पर लिखा रहता है। तो ये 12 पॉइंट हैं जो कि मशीन के ऊपर, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे हों, जो डिपेंड करता है किस टाइप की मशीन है, किस कौन से पॉइंट उस पर एप्लीकेबल हैं वो वहाँ पर लिखे रहते हैं। तो मैं आपसे अब यहीं पर यही कहूँगा कि आपने जो है वो काफ़ी चीज़ें इस हमारे इन 4 लेक्चर्स में समझी। तो यहाँ पर जो है वो हम डिज़ाइन कंसीडरेशन में कौन कौन से पैरामीटर का हम यूज करते हैं ये सभी बारे में आपको बताया। ये चारों लेक्चर आप जो है वो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 आप 1 बाय 1 आप उसको पढ़ें समझें, जिससे कि आपको जो है वो बेसिक आइडिया डिज़ाइन के बारे में लगेगा। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो एक पर्टिकुलर मशीन जो कि ट्रांसफार्मर है उसकी डिज़ाइनिंग के बारे में समझाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।